चैप्टर 1 हो गया था, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसको उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग ने पहले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। जैसे फ्लावर के बारे में पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फ्लावर क्या होता है, देन इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन डबल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखेंगे, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। कोशिश हमारी यही होगी कि एक ही वीडियो में इसको हम लोग कवर अप कर लें। इसके शॉर्ट वीडियोस भी डाले जा रहे हैं, आप चाहिएगा तो कोई रेफरेंस के लिए या जल्दी रिकॉल करने के लिए भी आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है फ्लावर के बारे में है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और बहुत पहले से फ्लावर का डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो एस्थेटिक वैल्यू हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल वैल्यू हो या ऑर्नामेंटल के तौर पे सोशल वैल्यू हो, रिलीजियस या कल्चरल वैल्यूज़ हो। तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक में फ्लावर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या सही में फ्लावर इसीलिए प्लांट में है? शायद इसका जवाब सही बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं है। तो फ्लावर आर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन्होंने अपने अंदर ये अडाप्टेशन, ये खूबसूरती पैदा की कि एनिमल अट्रैक्ट हों और पॉलिनेशन में मदद हो। तो एग्जैक्टली फ्लावर है क्या, इसे हम लोग देखते हैं आगे चल के। आगे के टॉपिक्स में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द फ्लावर, एक्चुअली फ्लावर है क्या। तो फ्लावर जो है वो एक तरह से कंडेंस मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, क्या है? कंडेंस मॉडिफाइड शूट है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम मतलब फ्लोरल बर्ड की बात हो रही है, जो डेवलप होता है किसमें? फ्लावर में डेवलप होता है। सिर्फ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस ही नहीं होते बल्कि जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पैटर्न को, और जिससे फ्लोरल बर्ड जो होती है या फ्लोरल प्रीमोडियम जो है ये कन्वर्ट होता है फ्लावर में। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड द गैनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। तो कहने का मतलब क्या, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर के अंदर उसको हम लोग गैनोशियम कहते हैं। अब एंड्रोशियम में आपको मिलता क्या क्या है? एंड्रोशियम में आपको स्टेमन मिलेंगे, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट वाला पार्ट और दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग एंथर कहते हैं। उसके बाद फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पिस्टिल या कार्पल। क्या नाम देते हैं? पिस्टिल या कार्पल। तो पिस्टिल या कार्पल में आपको क्या क्या मिल रहा है? एक तो स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एंथर के अंदर मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है जिसका नाम पॉलिन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिन कहते हैं। तो एंड्रोशियम और गैनोशियम, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लफ्ज़ों में कि स्टेमन और पिस्टिल जो हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं या एसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर के। वहीं एसेसरी पार्ट जो हैं या नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सेपल, ठीक है, सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की, और पेटल्स जो कि यूनिट है किसकी? कोरोला की। तो ये एसेसरी पार्ट हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद नहीं करते बट इनडायरेक्टली मदद करते हैं बाय अट्रैक्टिंग द एनिमल्स। आगे के वीडियोस में हम लोग इसी में देखेंगे कि किस तरह से पेटल्स और सेपल्स या दूसरे स्ट्रक्चरल जो फ्लोरल होल्स के हैं या फ्लोरल अपेंडेजेस के हैं वो किस तरह से एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और क्या पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है, क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले स्टेमन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द स्टेमन। तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो अटैच होता है थैलेमस या पेटल के साथ। इसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2016 नीट में पूछा गया था। बहुत सीधा सा है कि प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, मतलब इसकी बात हो रही है, ये कहाँ पे अटैच होगा। ये प्रॉक्सिमल एंड है, जबकि ये कौन सा एंड है, दिस इज़ द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। तो ये अटैच्ड होता है किसके साथ, एंथर के साथ। तो ये ध्यान रखना है। जो लेंथ और स्टेमन है वो वेरी कर सकती हो इन डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज़। अलग अलग फ्लावर में स्टेमन की साइज़, उसका स्ट्रक्चर ये वेरी कर सकता है। इसके बाद एंथर जो है वो एंथर बाइलूब्ड होता है, ठीक है, विथ ईच लूप हैविंग 2 थीका। तो एक लूप तो ये हो जाएगा, दूसरा लूप ये हो जाएगा, और इनके अंदर 2 थीका मिलेंगे। ये एक थीका हो गया और इधर दूसरा थीका आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो आपका ईच लूप है वो डाइथीकस होता है। क्या होता है, डाइथीकस होता है। ये कंडीशन क्या है, डाइथीकस। एक्चुअली इसको इस तरह से समझेंगे, एक ये हो गया, एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया, और फिर ये तीसरा और चौथा थीका हो गया, है ना। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो ईच लूप इज़ द डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Understand the various type of tissue and their organization in transverse section of anther. तो ये जो ग्रूव जा रहा है ये एक्चुअल में मदद करता है डिहाइसेंस में, ठीक है। किस में मदद करता है, डिहाइसेंस में मदद करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। एक्चुअली ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है। तो बाइलूप नेचर ऑफ एंथर इज very distinct in the transverse section of the anther. The anther is 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each loop. The microsporangia develop further, become pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grain. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सही से बना देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4 स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो आगे चलकर किस में डेवलप होता है, पोलन सैक में। और इसी के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। यहीं पे पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, ये रहा पोलन सैक। तो टेट्रास्पोरेंजिएड स्ट्रक्चर है जो बाइलोब्ड एंथर है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इन ए ट्रांसफर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियन अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो किनारे की तरफ क्या होता है, सर्कुलर होता है। कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। 4 लेयर्स यहाँ पे होती हैं। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर और टेप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। तो जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडल लेयर, इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करती हैं, साथ ही साथ डिहाइसेंस में मदद करती हैं जब एंथर मैच्योर हो जाता है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड टेप्टम। तो इनर सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेप्टम कहते हैं। ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। इसके अलावा ये पोलन की आउटर लेयरिंग जो होती है उसका भी सिक्रीशन करने में मदद करती है, जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो टेप्टम क्या होती है, एक तो नरिशमेंट कर रही है, दूसरा फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। सेल्स ऑफ द टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। जाहिर सी बात है कि इसका काम न्यूट्रिशन है और साथ ही साथ सिक्रीशन भी है। तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पाया जा रहा है, यानी 2 न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि ये सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस होगा उतना ज़्यादा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। When anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. तो अंदर की तरफ हम लोग देखें, यानी ये सेंटर वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो आपको कुल मिला के 4 स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एज एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, और ये क्या है, हैप्लॉइड होंगे।
किससे बन रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, उनसे इनका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या है? डिप्लॉयड है, ये डिवाइड हो रही है और 4 माइक्रोस्पोर बना रही है। ये क्या है? हैप्लॉयड है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज़ द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो ये डिवाइड हो रही है, कौन सा सेल डिवीज़न कर रही है? मियोसिस कर रही है। तो मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बना रही है जो टेट्राड के फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, टेट्रागोनल फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, और सभी के सभी हैप्लॉयड हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है कि सबसे बाहर की लेयर जो है उसे हम लोग एपिडर्मिस कह रहे हैं, उसके बाद एंडोथीसियम दिख रही है, देन उसके बाद 2 से 3 लेयर की मिडल लेयर है, देन सबसे अंदर की तरफ टिप्टम मिल रही है, और ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या होती है? नॉर्मली डिप्लॉयड होती है। और जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस करती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जो क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। आगे क्या लिखा है? एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीज़न करके जब 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, क्या कहते हैं इनको हम लोग? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट मतलब सूखने लगता है, वाटर जब उसमें से रिमूव हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक्चुअल में होता क्या है? ये माइक्रोस्पोर है, इसमें एंडोमाइटोसिस की प्रोसेस होती है और 2 सेल स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाती है। एक लार्ज सेल होती है जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और दूसरी स्मॉल सेल होती है जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं। कौन सी प्रोसेस हो रही है? एंडोमाइटोसिस, ध्यान रखना है, एंडोमाइटोसिस। और इस माइटोसिस की प्रोसेस की खास बात यह है कि यहाँ पे इक्वल कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न तो इक्वल होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अनइक्वल होगा। तो जिससे क्या होगा? एक लार्ज सेल बन जाएगी और दूसरी स्मॉल सेल बन जाएगी, दोनों ही हैप्लॉयड सेल होंगी। याद रखना है, जो पोलाइडी होगी यानी क्रोमोसोम नंबर होगा इन सेल का, वो हैप्लॉयड होगा। ये माइक्रोस्पोर है, ये हैप्लॉयड है, यही डिवाइड कर रहा है एंडोमाइटोसिस के थ्रू और 2 सेल स्टेज में चला जा रहा है। तो ये बन क्या रहा है? एक्चुअल में पॉलन ग्रेन बन जा रहा है। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर डिहाइड्स करता है यानी ब्रेक करता है, बस्ट करता है, तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि मेल गैमेट का प्रोडक्शन यही करता है, इसीलिए इसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ये से मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप ये प्रैक्टिकल्स में भी आप लोग पढ़ेंगे पॉलन जर्मिनेशन वगैरह के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी में। अब पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर और 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये 25 to 50 माइक्रोमीटर होती है। जो आउटर लेयर है उसे एक्साइन कहते हैं। ये बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। ये अब तक का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, ठीक है। इस पर किसी भी तरह के केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही हाई टेम्परेचर का, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड का, ना ही बेस का, या किसी तरह के एंजाइम अभी तक ऐसे ढूंढे गए हैं जो इसको डिग्रेडेट करते हैं स्पोरोपोलेनिन को। बहुत ध्यान से याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन कौन करता है? टेप्टम जो इनर मोस्ट लेयर है वही करती है। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो एक्साइन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है या समटाइम अपसेंट होती है। तो उस एरिया को जहाँ पर ये अपसेंट होगी उस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर बोल रहे हैं। तो जर्म पोर वो साइट है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पूरी तरह से अपसेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन होने के वजह से इसको आप फॉसिल के तौर पे भी प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर से वही बात होगी, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पे
ना ही हाई टेम्परेचर, ना ही किसी तरह के एंजाइम, ना ही किसी तरह के एसिड या बेस मतलब एल्कली केमिकल का कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं आता है, इसलिए इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे, द एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिल सकती है अलग अलग पॉलन के अंदर जो एग्जाइन है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे स्पाइन के फॉर्म में, इस वाले स्ट्रक्चर में स्पाइन के फॉर्म में, यहाँ पे स्मूथ एकदम स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इस केस में भी स्मूथ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो ये वेरी कर सकता है प्लांट टू प्लांट। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ एंटाइन। तो जो इनर वॉल है, यानी कि ये अंदर वाली जो वॉल है, ये बनी होती है किसकी? एंटाइन की। और एंटाइन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? ये एक्चुअल में सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, पेक्टिन आप जानते होंगे, जो आउटर लेयर होती है फ्रूट में, उसको पेक्टिन कहते हैं। जैसे टोमेटो में आप देखिए जो रेड कलर लेयर जो आपको मिलेगी एकदम बाहर की तरफ, नॉट पल्प, जो बाहर की लेयर है उसको हम लोग पेक्टिन की बनी होती है। Cytoplasm of pollen grain is surrounded by the plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cell stage. एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी जेनेटिव सेल होती है। Vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. 60% एंजियोस्पर्म के केस में देखा जाए तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं या शेड होते हैं वो 2 सेल स्टेज में। इसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वहाँ 3 सेल स्टेज में जाएंगे। 3 सेल स्टेज का मतलब क्या होता है? जो जनरेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल जो है यही डिवाइड होती है और 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई बना देती है। क्या बनाती है? 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई। ये ऊपर वेजिटेटिव सेल हो गई, तो ये स्टेज जो होती है 3 सेल स्टेज होती है। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to a chronic respiratory disorder, for example asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become, मतलब कहने का क्या है कि कुछ स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं और इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम लोग एलर्जी कहते हैं। एग्जैक्टली एलर्जी है क्या? दिस इज़ द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एलर्जन। अब एलर्जन क्या हो सकता है? पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकती है, या कोई ऐसी स्मेल जो आपको पसंद नहीं आ रही हो। एलर्जी के बारे में डिजीज़ वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि कौन से एंटीबॉडी रिलीज़ होते हैं, क्या क्या बॉडी के सिम्टम्स हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पार्थीनियम, जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये इंडिया में नहीं पाई जाती थी, लेकिन जो इम्पोर्टेड वीट जो आता था, गेहूँ जिसे बाहर से ख़रीदा जाता था और हिंदुस्तान या इंडिया में लाया जाता था, उसके साथ साथ ये कैरेट ग्रास आई और इस आसानी से ये ग्रोथ करना शुरू कर दी पूरे इंडिया में। और इसके जो पॉलन रिलीज़ होते हैं, अगर वो रिस्पिरेटरी एरिया में चले जाते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो ये पॉलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर तरह के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो भी एलर्जी कॉज करें। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. It has become a fashion in recent years to use pollen tablet as a food supplement. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrup are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो चूँकि pollen के अंदर रिच अमाउंट में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और ये प्योरली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप यहाँ पे देखिए टैबलेट्स हैं, सिरप है और भी कई सारी चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक्स दी हुई हैं, क्रीम है, तो इन सब का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। इवन इंडिया में भी आप ऑनलाइन जाइए, सर्च मारिए तो आपको अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ऐसा भी लोग मानते हैं कि पॉलन का जो कंजप्शन होता है या पॉलन प्रोडक्ट का जो कंजप्शन होता है वो इन्हांस करता है एथलीट्स की परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ रेस हॉर्सेस को भी ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें। आगे क्या है, पॉलन वायबिलिटी। तो पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज़ होते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उनका काम क्या है? जर्मिनेशन करना। तो कितने समय के अंदर वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएं कि जर्मिनेट कर जाएं, इसी कैपेसिटी को या इसी एबिलिटी को रिटेन करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पॉलन
वायबिलिटी। अब पॉलन निकला, अब उसका सपोज कीजिए कि रोज़ से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, अब उसको 1 घंटे के अंदर स्टिग्मा पर पहुंच जाना है। 1 घंटे के बाद वो अगर स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे रोज़ के पॉलन की वायबिलिटी क्या हुई, 1 घंटे हुई है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ की 1 घंटे ही हो, इसको समझने के लिए। तो अलग अलग स्पीशीज़ में जो पॉलन की वायबिलिटी है, ठीक है, वो वेरी करेगी। ये डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और इसके अलावा दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन है वो किस तरह के हैं। जैसे कुछ सीरियल्स जैसे राइस एंड वीट के अंदर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स के बाद अगर ये स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं तो इनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर इनको रीच करना पड़ेगा स्टिग्मा पर, तो ही ये जर्मिनेट कर पाएंगे। वहीं आगे बोला जा रहा है इन सम मेंबर्स ऑफ द रोजेसी, रोज़ वाली फैमिली हो गई, ल्यूग्यूमिनोसी यानी पल्सेस वाली फैमिली हो गई, सोलेनेसी जिसमें सोलेनेसी में जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल, ये सारे आते हैं प्लांट्स। तो इनकी वायबिलिटी जो है वो कई महीनों तक हो सकती है कि पॉलन एंथर से रिलीज़ हुआ, अब ये महीनों तक एयर में या इधर उधर मूव कर रहा है, और 1 महीने के अंदर या कुछ महीने के अंदर अगर इसको स्टिग्मा मिल गया तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ वायबिलिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आप, कहीं पे सिर्फ 30 मिनट्स की और कहीं पे मंथ्स की है। तो फ्यू मिनट्स टू फ्यू मंथ्स तक हो सकती है। और अगर हम चाहें आर्टिफिशियली कि इस वायबिलिटी को कई सालों तक के लिए बढ़ा लें, जहाँ 30 मिनट में ख़त्म होनी है उसको और बढ़ा लें, मतलब कहने का अगर हमको पॉलन, आप दिल्ली में हैं और आपको पॉलन भेजना है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का मुंबई में, और उसकी वायबिलिटी जो है सपोज़ करते हैं कि 10 मिनट की है, कि एंथर से रिलीज़ हुआ और 10 मिनट के अंदर अगर उसको स्टिग्मा नहीं मिला तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम? अब बहुत तेज़ी से भी हम जाते हैं दिल्ली से मुंबई तो हमको 3 घंटे 4 घंटे बाई प्लेन हो सकता है लग जाएं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब वो 10 मिनट में हो सकता है ख़त्म हो जाए उसकी वायबिलिटी, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक के थ्रू आप उसके लाइफ स्पैन को या वायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में और टेम्परेचर -196 डिग्री के दौरान स्टोर करते हैं, तो उसके वायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से पॉलन को पॉलन बैंक के अंदर भी इस टेक्निक के थ्रू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियोसेक। तो पिस्टिल क्या है या कार्पेल किसे हम लोग कहते हैं? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेनी पिस्टिल और कार्पेल रिप्रेजेंट गाइनोसियम, ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? गाइनोसियम। अब किसी फ्लावर के अंदर या गाइनोसियम के अंदर एक ही पिस्टल हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पलरी, मतलब सिंगल कार्पल है, या एक से ज़्यादा हो सकता है तो मल्टी कार्पलरी, या 2 है तो बाई कार्पलरी, 3 है तो ट्राई कार्पलरी। बट एक से ज़्यादा अगर होता है तो हम लोग नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं मल्टी कार्पल गाइनोसियम। आगे क्या लिखा है? व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टूगेदर देन दिस इज कॉल्ड सिनकर्पस कंडीशन। मतलब कहने का अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं और सभी फ्यूज़ हैं आपस में, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग सिनकार्पस कहते हैं। और वहीं एपोकार्पस कंडीशन क्या है कि अगर फ्री हैं सभी के सभी, एक होगा तो हमेशा फ्री होगा, लेकिन एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं और सभी के सभी आपस में फ्री हैं, कोई फ्यूज़ नहीं है, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा पिस्टिल या कार्पेल है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। आगे लिखा है ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। नाम हमको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये लैंडिंग साइट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन के लिए। स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। तो स्टाइल का काम क्या है? पैसेज प्रोवाइड करना। जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो न्यूट्रिशन के साथ साथ ये पैसेज भी प्रोवाइड करता है। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, जो स्वेलन पार्ट उसे ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी या जिसे लुक्यूल कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है।
द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यहीं पाया जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरे की पूरी तरह से फ्यूज्ड है, तो ये सिनकार्पस ओवरी है, यह सिनकार्पस पिस्टिल है। दूसरा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, तो यहाँ पे सारे ही कार्पल क्या हैं, फ्री हैं, तो ये एपोकार्पस कंडीशन है, किस में मिल रही है, मिशेलिया में। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, भी ओव्यूल के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1। फॉर एग्जांपल इन वीट, पैडी मतलब राइस की बात हो रही, धान, मैंगो और मेनी एज इन केस ऑफ पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। तो जो ओव्यूल का नंबर है वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, या बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेगास्पोरेंजियम, कि मेगास्पोरेंजियम ये जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं ये क्या है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस टाइप का होगा। किस टाइप का, एनाट्रोपस, मतलब इन्वर्टेड शेप होता है। 80% से ज़्यादा अगर आप एंजियोस्पर्म के अंदर देखें फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहाँ पे ओव्यूल इन्वर्टेड शेप में होगा, मतलब जो कैलेजल रीजन होता है वो बेसल होता है ना, इस तरह का है। ये कैलेजल रीजन हो गया, और ऊपर क्या, माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, ये वाला रीजन जो है माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ये मान लेते हैं ओवरी हो गई, यहाँ पे हो गया ये प्लेसेंटा, और यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फ्यूनिकल कह रहे हैं, इसी के साथ अटैच्ड है आपका ओव्यूल। ठीक है, ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गई ओवरी, ये हो गया ओव्यूल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो इस जगह पर जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच्ड है ओव्यूल के साथ उसे कहते हैं हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो याद रखना है हमको कि जंक्शन कौन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, वो है हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंट्यूगमेंट। तो ओव्यूल के बाहर जो कवरिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट बोलते हैं। ये इंट्यूगमेंट आगे चलकर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट लिखा है इंट्यूगमेंट्स एनसर्किल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज अपोजिट द माइक्रोपाइल इन द कलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो इनसाइड द ओव्यूल देखा जाए तो आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिलता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मास ऑफ सेल विच इज कॉल्ड न्यूसेलस। नेक्स्ट लिखा सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। तो मेगास्पोर से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था उसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस है कि मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, और इससे बन क्या रहा है, मेगास्पोर बन रहे हैं। कितने मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर, और ये लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। तो 4 मेगास्पोर का बनना ही कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान से समझिए कि व्हाट इज़ द मेगास्पोरोजेनेसिस। जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस सेल डिवीज़न करती है और 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट एज सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो पूरी जो प्रोसेस डिफरेंशिएशन की होगी, चाहे वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो, ये आपको याद रखना है माइक्रोपाइलर रीजन पर होना है। प्रोसेस को हम लोग देखते हैं अब किस तरह से हो रहा है।
तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या कर रही है, पहला मियोसिस फर्स्ट करेगी, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा, 2 सेल स्टेज आ जाएगी जिसे मेगास्पोर डायोड कहेंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड हो चुका है, ये सेल आपकी क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल स्टेज हो गई, देन मियोसिस सेकेंड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, तो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन जाएंगे, सभी के सभी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ध्यान रखना है, मियोसिस डिवीज़न 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जाता है। अब आगे क्या हो रहा है, इन 4 में से 3 सेल जो हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल से फिर से मैं बता रहा हूँ, 4 मेगास्पोर बने, इनमें से 3 डीजनरेट कर जा रहे हैं और 1 मेगास्पोर बच जाता है। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ से आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना है। कैसे होना है, तो ये जो मेगास्पोर सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 3 टाइम माइटोटिकली, ठीक है। तो पहला माइटोसिस डिवीज़न, दूसरा माइटोसिस डिवीज़न और तीसरा माइटोसिस डिवीज़न, 3 टाइम माइटोसिस डिवीज़न होंगे। ध्यान रखना है कि ये हमारी मेगास्पोर है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रही है 3 टाइम माइटोसिस डिवीज़न, टोटल 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन जा रहे हैं और सभी के सभी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले जो मेगास्पोर है, ये हैप्लॉइड सेल है, ये माइटोसिस सेल डिवीज़न कर रही है, कितनी बार कर रही है, 3 बार। जब माइटोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है, केवल इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, नॉट द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो 8 न्यूक्लियाई स्टेज आ जा रही है। अब क्या होगा इसके बाद, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, 3 न्यूक्लियस जो हैं ये मूव कर जाएंगे इस साइड पे, जिसे हम लोग कैलेजल एंड कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैलेजल एंड। और 3 न्यूक्लियस जो हैं वो मूव कर जाएंगे इस साइड पे, जिसे हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। 2 न्यूक्लियस यहीं पर रिमेन कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियस, मान लीजिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहीं पर हैं बीच में। तो 3 जो हैं कैलेजल एंड पर ऑर्गेनाइज होकर फॉर्मेशन करेंगे 3 एंटीपोडल सेल का, सभी के सभी क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। एक लार्जेस्ट सेल होगी जिसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल, ये भी हैप्लॉइड होगी, लेकिन हैप्लॉइड इन द सेंस यहाँ पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे देखें तो आपको 2 साइनर्जिड सेल हैप्लॉइड मिलेंगी, इसके अलावा एक सेल हैप्लॉइड मिलेगी। जो साइनर्जिड सेल है इसके बेस पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, थिकनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो एक सेल और सिनर्जिड को मिला के, जो 2 सिनर्जिड हैं इनको मिलाकर नाम दिया जाता है एग ऑपरेटस। क्या नाम देते हैं, एग ऑपरेटस। तो माइक्रोपाइलर रीजन पे आपको क्या मिल रहा है, एग ऑपरेटस। कैलेजल एंड पे क्या मिल रहा है, एंटीपोडल सेल। बीच में सबसे बड़ी सेल है कौन सी, सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल कितनी है, 1 2 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, 5 6 और एक सेल को मिला के 7। तो 7 सेल हैं, लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई। तो इसलिए 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियाई स्टेज आ गई। अगर सेलुलर कंडीशन में पूछा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे 3 + 1 + 3 का कम्बिनेशन होता है। 3 एंटीपोडल सेल हो गई, एक सेंट्रल सेल हो गई और 3 यहाँ पर एक ऑपरेटस वाली सेल हो गई। और अगर कम्बिनेशन 3 + 2 + 3 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल में, 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में और 3 न्यूक्लियस एक ऑपरेटस वाली सेल में पाए जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। कि पॉलिनेशन क्या है, कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू पॉलिनेशन की पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। अब पॉलिनेशन का जो पैटर्न है ये डिपेंड करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये डिपेंड करेगा फ्लावर टू फ्लावर या प्लांट टू प्लांट कि किस तरह के फ्लावर बन रहे हैं।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं तो वहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। वहीं अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा किसके मिलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को भी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। जैसे ऑटोगैमी, ये ट्रूली सेल्फ पॉलिनेशन है, ये पूरी तरह से क्या है, ट्रू कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower in a normal flower which opens and exposes to the anther and stigma. Complete autogamy is rather rare. Autogamy is in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should be close to each other so that self pollination can occur. Some plants such as viola, कॉमन पैंसी से कहते हैं, ऑक्जेलीज एंड द कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि ओपन होते हैं दूसरे फ्लावर्स की तरह। वहीं क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, जो कभी भी ओपन नहीं होते, याद रखना है ये फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते। जब ओपन नहीं होंगे तो हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी होगी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर का मैच्योर होना एक ही समय पे ज़रूरी है, वो चाहे एंथर हो चाहे वो पिस्टिल हो, तभी वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते कभी। जब ओपन नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया गया, एकदम बड़ी स्टेज में हमेशा बंद हैं, ओपन हो ही नहीं रहे हैं, तो पॉलन निकलेगा कहाँ, जब पॉलन निकलेगा नहीं, उसी के अंदर रहेगा, तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है 100%, तो 100% चांसेस हैं कि सीड का प्रोडक्शन भी हो। नेक्स्ट जिटेनोगेमी क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, या एक ही प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। तो इस केस में क्या है, प्लांट सेम है, फ्लावर भले ही अलग अलग हो, तो किसी एक फ्लावर से पॉलन निकल रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो देखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है, इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना, फ्लावर भले ही अलग अलग हों। तो जिटेनोगेमी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या है, इट इज़ द ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या बताया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंटर थ्रू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो अब यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जा रहे हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन साथ ही साथ प्लांट भी अलग अलग हैं। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर। फीमेल प्लांट का मतलब फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर की बात हो रही है, बाकी रूट, स्टेम, लीव सब एक ही जैसे होंगे दोनों के अंदर। तो मेल फ्लावर से पॉलन रिलीज़ होगा और फीमेल फ्लावर पर आएगा जो कि डिफरेंट प्लांट पर मौजूद है। तो ये ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगेमी है जिसे हम लोग एलोगेमी भी कहते हैं, इस प्रोसेस को एलोगेमी भी कहा जाता है। दिस इज़ द ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन, बोथ फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको मिल जाएगा पपाया में, डेट पाम में, जहाँ पे डायोसियस कंडीशन होती है। नेक्स्ट आते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन हो किसके थ्रू रहा है। जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो वहाँ पर आपको देयर इज़ नो नीड ऑफ पॉलिनेटर या किसी भी तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। तो जब ओपन नहीं होते तो एंथर से इस पॉलिन इधर उधर मूव ही नहीं करेगा, वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा। तो ऐसे फ्लावर्स जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज परफॉर्म की जाती है बाय द फ्लावर। कई सारे अडेप्टेशन पैदा किए गए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके या क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। और इनको अचीव कैसे किया जाए, बाय द अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स।
कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ भी हैं जिनमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ वाटर के थ्रू होता है, कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जो वाटरी हैं, मतलब एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ हैं, लेकिन पॉलिनेशन जो होगा वो इंसेक्ट या एयर के थ्रू होगा। तो इसी पे आ रहे हैं हम लोग। तो प्लांट्स यूज़ 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। वो एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेटर के तौर पे, या बायोटिक हो सकते हैं, बायोटिक में एनिमल्स आएंगे। अगर पॉलिनेशन बाय विंड देखा जाए, पॉलिनेशन बाय विंड देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन इन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट। पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन का जो वेट है वो लाइट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्सल हो सके। नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब इधर उधर चिपकने नहीं चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। दे ऑफन पोजेसेस वेल एक्सपोज स्टेमन। स्टेमन पोलन के एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, इसके अलावा ताकि आसानी से वो विंड करंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके दूर तक। साथ ही साथ जो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो वो फिजरी होगा। ठीक है, वो क्या है, फिजरी होता है ताकि एयरबोर्न पोलन को आसानी से ट्रैप कर सके। इसके अलावा जो ओव्यूल है, ठीक है, वो सिंगल पाया जाता है इन ईच ओवरी। इस तरह के फ्लावर्स में अगर हम लोग देखें तो ओवरी में आपको सिंगल ओव्यूल मिलेगा। साथ ही साथ न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो सारे फ्लावर एक साथ कंपैक्ट हो जाएंगे और एक सिंगल इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में दिखाई देंगे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है कॉर्न कॉब, जो टैसल होता है कॉर्न कॉब का, मतलब मक्के में या भुट्टा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें आप देखें तो यही स्ट्रक्चर दिखेगा। ये होता है कि एक्चुअल में इट इज़ द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो विंड पॉलिनेशन आपको ग्रासेस में नॉर्मली दिख जाता है, जैसे मेज़ हो गया, ओट हो गया, राई हो गया, इनमें आपको नॉर्मली। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे एक डायग्राम देखें तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन। तो यहाँ स्टेमन क्या है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन जो हैं स्टेमन के अंदर वाले पार्ट से रिलीज़ हों और दूर तक एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। मतलब एक्वाटिक प्लांट जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू हो, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है किसमें, 30 जेनरा में। और मोस्टली कहाँ पाया जा रहा है, मोनोकॉट्स के अंदर। डाइकॉट में भी यहाँ पर ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला जाए कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर द वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा, यहाँ पे आपको वाटर पॉलिनेशन मिलेगा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर पॉलिनेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। तो फिर से वही बात बोली जा रही है कि ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होगा। ठीक है, वो इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है या हवा विंड के थ्रू होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर करंट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो एक्वाटिक प्लांट है वहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा या इंसेक्ट के थ्रू होगा। दे आर कैरिड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस द फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting
बाई ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो ज़्यादातर जो एक्वेटिक पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वहाँ पर जो पॉलन रिलीज़ हो रहा है वो रिबन लाइक होता है। इसके अलावा उनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो भीगने से या वेटेबल होने से बचे रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents: bees, butterflies, flies, beetles, wasp, ants, moth, birds जैसे सनबर्ड है, हमिंग बर्ड्स हैं, बैट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल एनिमल्स या इंसेक्ट ही पॉलिनेशन कर रहे हैं, बल्कि लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जैसे प्राइमेट हो गए, लीमर हो गया, इसके अलावा रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स में स्क्विरल आ जाएंगे, रैट आ जाएंगे, रोडेंशिया वाले जो फूड को कुतर के खाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बाइट करके खाते हैं। गिलहरी आ जाए हो गई, जिंको लिजार्ड है। अगर रेप्टाइल की बात करें तो ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग एजेंट है पॉलिनेशन में वो हैं इंसेक्ट। कौन है? वो हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी बीज हमको याद रखना है। तो मेजॉरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको किसकी मिल रही है? बीज की मिल रही है। ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं या बायोटिक एजेंट्स हैं। तो majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make the conspicuous. Animals are attracted to flowers by color and or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete fall odor to attract these animals. To sustain animal visit the flowers have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. For harvesting the rewards from the flower, animal visitors comes in contact with the anther and the stigma. The body of the animals gets coated of pollen grain, which are generally sticky in animals pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके अंदर स्पेशल एडाप्टेशन पाया गया ताकि एनिमल को अट्रैक्ट कर सकें। अब ये एडाप्टेशन है क्या? उनके जो फ्लावर कलर हैं वो ब्राइटली कलर्ड होंगे ताकि अट्रैक्ट कर सकें एनिमल्स को। ठीक है, फ्रेगनेंट होगा, लार्ज होंगे, रिच होगा नेक्टर, तो आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब एनिमल अट्रैक्ट होंगे फ्लावर की तरफ तो जो स्टिकी पॉलन ग्रेन है वो उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जब वो स्टिग्मा पर मूव करेंगे तो वहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। कुछ केसेस में कहा जा रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्लोरल स्ट्रक्चर इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि सेफ़ साइट प्रोवाइड करते हैं, सेफ़ प्लेसेस टू ले एग। जैसे एग्जांपल दिया गया है मार्फोफेलस फ्लावर का, जो कि 6 फीट हाइट होती है, और ये एक डिपोजिशन के लिए, एग लेइंग के लिए सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करता है। हमेशा यही नहीं है कि पॉलन और नेक्टर ही प्रोवाइड करना है, कभी कभी यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि सेफ़ प्लेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द एग लेइंग। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द यूका प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ साइकिल्स को अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। नेक्स्ट है द मॉथ deposit its egg in the locule. Locule मतलब cavity of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seed start developing. तो यहाँ moth क्या कर रहा है? लोक्यूल जो है, जिसे कैविटी ऑफ ओवरी हम लोग कह रहे हैं, वहाँ पर एग लेइंग करता है और बदले में पॉलिनेट कर देता है उस फ्लावर को, यूका प्लांट के फ्लावर्स को। और जब सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो एक से लार्वा बाहर आ जाता है या मॉथ बाहर आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स पे कि वो किस पर्पस के लिए एनिमल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
और उनके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए हैं उस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए, उस चीज़ को फेवरेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कुछ ना कुछ हमेशा बने रहते हैं। तो इससे होगा क्या, लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन्होंने डेवलप किया मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये डिवाइसेस हैं क्या? जैसे इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा। नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा आपका कि पहला फीचर क्या किया इन्होंने, रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब स्टिग्मा की मैच्योरिटी और पॉलन रिलीज का जो टाइम है वो डिफ़र कर दिया गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी का टाइम डिफ़र कर दिया गया। तो जब दोनों अलग अलग समय पर या अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मैच्योर हो रहा है, मतलब स्टेमन पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोएंड्री। क्या वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे? प्रोटोएंड्री। वहीं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पहले मैच्योर हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को कम से कम किया जा सकता है। आगे क्या है? ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। मतलब वही बात हो गई कि दोनों में से एक पहले मैच्योर हो जाएगा। इन सम स्पीशीज, नंबर 2 यहाँ से, इन सम स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में स्टेमेन और पिस्टिल की पोजीशन कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जा रही है या ऑर्गेनाइज की जा रही है फ्लावर में कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होने के चांसेस कम से कम हो, लेकिन जिटेनोगैमी यहाँ हो सकता है ना? जिटेनोगैमी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 यहाँ से, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जा रही है कि पॉलन में डिफरेंट टाइप के जीन मिल रहे हैं और स्टिग्मा पर डिफरेंट टाइप के जीन मिल रहे हैं या पिस्टिल पर डिफरेंट टाइप के जीन हैं। तो जब जीन इंटरेक्शन या जीन का पोजीशन अलग अलग हो जा रहा है तो वहाँ पर एक ही फ्लावर का जो पॉलन निकल रहा है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ग्रोथ होने को रोक दे रहा है ना? ग्रोथ वहाँ पे रुक जा रही है, तो जिससे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? नहीं होगा। नंबर 4, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा तो वो भी रोक सकता है कि स्टेमन वाला स्टेमिनेट फ्लावर अलग हो, पिस्टिलेट फ्लावर अलग हो। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी यहाँ पे हो सकती है, ऑटोगैमी नहीं होगी। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। इसका एक एग्जांपल डेट पाम भी है, वहाँ पे भी मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होंगे सेम स्पीशीज़ के, तो वहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ना ही जिटेनोगैमी होगी, ना ही ऑटोगैमी होगी। दोनों ही प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा वहाँ पर? जीनोगैमी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या? जब किसी पर्टिकुलर प्लांट का पॉलन निकल कर उस स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा ये चेक करता है कि ये जो पॉलन आया है हमारी स्पीशीज़ का आया है किसी और स्पीशीज़ का आया है, मतलब राइट टाइप पॉलन है कि रॉन्ग टाइप पॉलन है। कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है कि अगर कंपैटिबल है, राइट टाइप पॉलन आ रहा है तो पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट किया जाएगा, और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आ गया तो पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट किया जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, रोज़ का पॉलन निकलता है और वो सनफ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है, तो सनफ्लावर एक अलग स्पीशीज़ हो गई प्लांट की, रोज़ एक अलग स्पीशीज़ हो गई प्लांट की। तो सनफ्लावर का जो पॉलन जो रोज़ का जो पॉलन निकल रहा है और स्टिग्मा
पे लैंड कर रहा है और स्टिग्मा किसका है, सनफ्लावर का, तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि सनफ्लावर के स्टिग्मा को फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि ये जो पॉलन आ रहा है ये रोज़ का है, मतलब हमारी स्पीशीज़ का नहीं है, किसी का भी है लेकिन हमारी स्पीशीज़ का नहीं है, तो वो पॉलन जर्मिनेशन को क्या करेगा, रोक देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सनफ्लावर पे पॉलन जो आ रहा है सनफ्लावर का ही आ रहा है, ठीक है ना, सनफ्लावर का ही पॉलन आ रहा है, उसी स्पीशीज़ का आ रहा है, तो वो पॉलन जर्मिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अब ये होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होती, किस तरह से मीडिएट की जाएगी, किस तरह से रेगुलेट की जाएगी, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition. अब यहाँ पे एग्जैक्टली किसी केमिकल का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और कहा गया है कि बहुत सारे बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया गया और देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, मोस्टली जो केमिकल्स होंगे प्रोटीन्स होंगे, और ये प्रोटीन्स इंटरेक्टिंग में मदद करते हैं कि राइट टाइप पॉलन है कि रॉन्ग टाइप पॉलन है। पॉलन पिस्टल की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग कहते किसे हैं। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है क्या, कि पॉलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पर, देन पॉलन ट्यूब की एंट्री होना ओव्यूल पर, ओव्यूल में, इस पूरे इवेंट्स को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के तौर पे कंसिडर करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे मैन मेड प्रोसेस की बात हो रही है कि हम आर्टिफिशियली अगर चाहें, ठीक है, हम आर्टिफिशियली अगर चाहें तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मेंडल ने किया था अपने जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो भी उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, पाइसम सर्टाइवम पे। तो अब इसके लिए टेक्निक्स क्या क्या हैं, एक तो है इमैस्कुलेशन। अभी इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन इज़ द process of removal of anthers from the floral buds before the anther dehisces using a pair of forceps। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर पाया जा रहा है तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्टेमन को रिलीज़ कर दे रहे हो या तो एंथर को ही कट करके निकाल दे रहे हो, तो जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जहाँ पे एंथर या स्टेमन पूरा पूरा रिमूव कर दिया गया है, उसको हम लोग कवर कर देते हैं बाय द पॉलीथीन बैग या किसी और अप्रोप्रिएट पेपर से। तो वहाँ पर अनवांटेड पॉलन उसको पॉलिनेट कर नहीं पाएंगे, और पॉलिनेशन करने के बाद आप क्या कीजिए, रीबैक कर दीजिए। जब आप पॉलिनेशन कर ले रहे हैं, सूटेबल पॉलन से पॉलिनेशन करा ले रहे हैं, तो उसके बाद आप उसको रीबैक कर दीजिए। नेक्स्ट लिखा है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज़ नो नीड फॉर द इमैस्कुलेशन। जो भी मैंने पहले बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर बन रहा है तो वहाँ पर मेल स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, स्टेमन होगा ही नहीं, तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप बैगिंग ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस तरह से प्रोसेस होती है। तो जब पॉलन पहुंच जाता है स्टिग्मा पर, तो वहाँ पे जो उसकी वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करती है और फॉर्मेशन करती है किसका, पॉलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन करती है, पॉलन ट्यूब का। जबकि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी और रिलीज़ करेगी कहाँ पे, साइनर्जिड के अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड। इनमें से एक मेल गैमेट तो जाकर फ्यूज़ हो जाता है एक सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज़ होता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो फ्यूज़ होगा 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ दूसरा वाला मेल गैमेट जाकर फ्यूज़ होगा। तो पहले वाले फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्लॉयड ज़ायगोट बनेगा। जबकि तीसरे वाले फर्टिलाइजेशन का, सेकंड फर्टिलाइजेशन का क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा।
मतलब ये कहने का कि ये मान लेते हैं कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और यहाँ पर एक सेल है और एक मेल गैमेट आकर यहाँ फ्यूज़ हो जा रहा है और दूसरा मेल गैमेट आकर यहाँ पे फ्यूज़ हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न कह रहे हैं और इस प्रोसेस को सिनगैमी कह रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूज़न के बाद क्या बन रहा है भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा जो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और इस फर्टिलाइजेशन इन सिनगैमी के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। ध्यान रखना है। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियस हैं और एक मेल गैमेट है, तो 3 N यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, तो 3N का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है। जो सेंट्रल सेल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। आफ्टर द फ्यूज़न द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस हो कैसे रही है। फिर से बता रहा हूँ, जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। अब एक मेल गैमेट जाकर फ्यूज़ हो रहा है एक सेल के साथ। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है सिनगैमी, मतलब ये पहला फर्टिलाइजेशन है। क्या बन रहा है, डिप्लॉयड जाइगोट। दूसरा वाला मेल गैमेट जाकर 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो रहा है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पाए जा रहे हैं, सेंट्रल सेल में। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न्स के बाद बन के आ रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड है, और सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जा रही है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जो आगे चलकर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। तो ट्रिपल फ्यूज़न और सिनगैमी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एग्जैक्टली क्या क्या देखना है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जो भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो या जाइगोट का डेवलपमेंट, इसके अलावा सीड फॉर्मेशन, ओवरी का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो कहने का मतलब क्या, जाइगोट का डेवलपमेंट किस में हो रहा है, एम्ब्रियो में, है ना। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है किस में, एंडोस्पर्म में। इसके अलावा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में। इसके अलावा ओवरी कन्वर्ट किस में हो जा रही है, फ्रूट में। ये सारी ही प्रोसेस कहलाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन सबको पढ़ा जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अलग अलग सारे टॉपिक को। यहीं पे रोकते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, सीड के टाइप्स और सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में भी कई जगह हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हों। अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको आप अपडेट कीजिएगा कमेंट करके। उनको कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि अब इस वीडियो में तो नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को हम लोग और अच्छे से पेश करने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।